हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपको केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद और हम पढ़ रहे हैं हमारी एफएससी की केमिस्ट्री सीक्वेंस वाइज। आज का हमारा सीरीज़ कुछ डिफरेंट है। और आज के हमारे इस सीक्वेंस में, इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे हमारे जितने भी हमारे क्लासेस में मेरे स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री के टेस्ट हुए हैं उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ताकि तमाम तर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ को हल करने का तरीका जान लें। क्योंकि हमारा मकसद है केमिस्ट्री सीखना और केमिस्ट्री सिखवाना, ताकि बच्चे समझ जाएं कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट द एंट्री टेस्ट। हमारा मेन मकसद हमारा एंट्री टेस्ट है। मैं एफएससी यूनिवर्सल अकेडमी में पढ़ा रहा होता हूँ और मैट्रिक मेरी एक स्पेशल क्लास चल रही है एटम अकेडमी कोयटा में। एटम अकेडमी में मैं वहाँ पर एक स्पेशल क्लास मैंने रखी हुई है। तो एटम अकेडमी में हमने क्लास टेस्ट लिया हुआ था 22 तारीख को, उसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ज़रा मेरे साथ दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तवज्जो फरमाइए। ये जो टेस्ट हमने लिया था, ये हमने 3 चैप्टर का लिया था। चैप्टर नंबर 9, 10th क्लास, 10th एंड 11th चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन 3 चैप्टर का हमने टेस्ट लिया हुआ था। उसके ज़रा हम अपने स्टूडेंट को की प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट समझ जाएं कि उनके आंसर कौन से ठीक है, कौन से गलत है। पहला क्वेश्चन हमारे पास होमोलॉग्स। होमोलॉग्स के बारे में आप लोग जानते हैं। होमोलॉग्स से मुराद है एक होमोलॉगस सीरीज़ फैमिली में या होमोलॉगस सीरीज़ में मौजूद मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होमोलॉग्स। तो वो कह रहा है कि होमोलॉग्स डिफ़र से मुराद है अलग होना, मुख्तलिफ होना। होमोलॉग्स डिफरेंट होते हैं इन व्हाट? पहला ऑप्शन है इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा है मास, तीसरा है नंबर ऑफ एटम, चौथा है डी ऑल ऑफ द अबव। तो यस, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। द रीज़न इज़ व्हाट? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होमोलॉग्स की डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव मीथेन एंड आई हैव पेंटेन। ये मेरे पास दोनों अल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं, और एक का नाम है मीथेन जबकि अगले का नाम है पेंटेन। जो मीथेन है, मीथेन हमारे पास गैसियस इन नेचर है। ये क्या है? ये गैस है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लिक्विड है। ये क्या भैया? जो पेंटेन है वो हमारे पास लिक्विड है, पेट्रोल है। तो क्या इनकी फिजिकल स्टेट में फ़र्क है? यस, इससे मुराद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में फ़र्क है। फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर वगैरह। तो मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फ़र्क है। इनकी एक गैस है, दूसरा क्या है? लिक्विड है। हालांकि ये होमोलॉगस सीरीज़ एक ही फैमिली की, अल्केन फैमिली के मेंबर्स है, तो ये होमोलॉग्स हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में फ़र्क है। क्या इनके मास में फ़र्क होगा? यस, इनके मास में फ़र्क है। इसका मास जो है, मीथेन का मास है 16 mu। मीथेन मालिक्यूल का मास कितना है भैया? 16 mu। जबकि पेंटेन मालिक्यूल का मास है 72 mu। तो क्या इन दोनों के मास में फ़र्क है या नहीं है? इसका मास 72 mu है और इसका मास क्या है? 16। कैसे 16? एक कार्बन का मास 12 और 4 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गए? 16। और इसमें कितने आ गए? 72 मास कैसे आ गई? कार्बन का मास 12 है, जबकि 5 कार्बन है, तो 12 × 5 = 60 और 12 हाइड्रोजन हो गए, तो 72।
इससे मुराद है इनके मासेस में होमोलॉग्स के या होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर के बीच मासेस में भी फ़र्क होता है। अच्छा, इनके नंबर ऑफ़ एटम सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? इनके नंबर ऑफ़ एटम भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इनमें कितने नंबर ऑफ़ एटम हैं? एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो मतलब यहाँ पर 5 एटम है। हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 5 एटम्स आर देयर। कितने एटम्स है भैया? 5 एटम्स आर देयर। जबकि यहाँ पर कितने एटम हैं? 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है, तो ये हो गए 17 एटम्स। हाउ मेनी एटम्स? 17 एटम। यहाँ पर 5 एटम्स, जबकि वहाँ पर क्या है? 17 एटम है। तो क्या इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है या नहीं है? इनके फिजिकल स्टेट में फ़र्क है या नहीं है? इनकी मास में फ़र्क है या नहीं है? इनके एटम में फ़र्क है या नहीं? तो ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल फैमिली इज़ OH। ये तो आप लोगों को पता है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल फैमिली इज़ व्हाट? इज़ OH। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस in an atom is an example of stereo equilibrium, static equilibrium, dynamic equilibrium या all of the above। तो ये हमारे पास क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करती हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द क्या करती हैं? मूव करती है। तो ये जब मूव कर रही तो एक कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रही? मूव कर रही है, जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। कौन सी इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही है? सी आ रही है। नेक्स्ट वन वी हैव Kc हैज़ नो यूनिट्स वन। Kc का कोई यूनिट नहीं होता। ये तो मैंने आप लोग को समझाया हुआ था। इसका ऑप्शन क्या आ रही है? सी। चार्ली ऑप्शन आ रही है। Kc के यूनिट कब नहीं होते? Kc के यूनिट तब नहीं होते जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोल बराबर हो। Kc किस तरह लिखा जाता है? ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं Kc। अगर इन दोनों की मिकदार बराबर हो, मोल बराबर हो, तो इससे मुराद है इनका कोई यूनिट नहीं है। तो Kc हैज़ नो यूनिट व्हेन रिएक्टेंट मोल एंड प्रोडक्ट मोल आर सेम। अगला, नेक्स्ट वन वी हैव एंड दैट इज Kc हैज़ द यूनिट्स इक्वल टू द कंसंट्रेशन यूनिट्स। कब Kc की यूनिट कंसंट्रेशन की यूनिट्स के बराबर होते हैं? ये तब होते हैं जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो किस चीज़ से? रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट ज़्यादा हो किस चीज़ से? रिएक्टेंट से। कैसे? Kc इज इक्वल टू ऊपर किसकी मोल आ रहे? प्रोडक्ट, और नीचे किसकी मोल आ रहे? रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की मोल ज़्यादा हो, सपोज करें प्रोडक्ट आ रही है C और कौन सी आ रही है? D। पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को क्लास में। और रिएक्टेंट क्या आ रही है? रिएक्टेंट आ रही है A। अब रिएक्टेंट यहाँ पर कम है और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। प्रोडक्ट 2 मोल और रिएक्टेंट 1 मोल। अगर इन्होंने कट जाना तो ये कट जाएगी। कौन रह जाएगी हमारे पास? C। और C की यूनिट क्या है? C की यूनिट है हमारे पास मोल। क्या रे भैया? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या है भैया? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा खाना सुन लें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो यूनिट्स हैं, ये किसकी यूनिट आ गए? Kc के। और कब आ गए? जब प्रोडक्ट की तादाद या प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट से क्या हो? ज़्यादा हो। तब Kc की यूनिट क्या आ गई? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और यही यूनिट्स जो है, यही मोल पर डेसीमीटर क्यूब किसका यूनिट है? कंसंट्रेशन का। क्योंकि आप लोग जानते हो कंसंट्रेशन किसके बराबर है? कंसंट्रेशन बराबर है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। पढ़ा हुआ आप लोगों ने। कितने मोल हैं? जो भी मोल है, कितने वॉल्यूम में? इतने वॉल्यूम में। तो मोल का यूनिट क्या है? मोल है। और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? पर डेसीमीटर क्यूब आ रही कि नहीं आ रही? वॉल्यूम नीचे है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो पर डेसीमीटर क्यूब आ गई कि नहीं आ गई? इससे मुराद है कौन सा केस है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जहाँ पर Kc की यूनिट और कंसंट्रेशन की यूनिट बराबर हो जाते हैं, तो वो केस है। Kc का वो केस जहाँ पर प्रोडक्ट की मोल ज़्यादा हो किस चीज़ से? रिएक्टेंट से। देन Kc एंड कंसंट्रेशन आर सेम। देन Kc यूनिट्स एंड कंसंट्रेशन यूनिट्स आर सेम। होगी बात? चलिए अब चलते हैं छठे की तरफ। मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला।
but different structure formula are called as isomers, and the process is called isomerism. The molecule having same molecular formula but different structures are called as isomers, and the process is called isomerism. तो कौन सा ऑप्शन है? अल्फा ऑप्शन. नेक्स्ट, the equilibrium in which the reactant and products are in same physical state are called. The equilibrium in which reactant and products are in same physical state are called homogeneous equilibrium. क्या बोलते भैया? होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स है उनका फिजिकल स्टेट क्या हो? सेम हो, उनकी हालत, तभी हालत क्या हो? सेम हो. ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं भैया? होमोजेनस इक्विलिब्रियम. चलिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of any reaction is dash proportional to the concentration of reactants. लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कौन सा भैया? डायरेक्टली. तो यहाँ पर अगेन आपके पास आंसर क्या आ रही है? अल्फा. अल्फा ऑप्शन है. यस, यही तो बोला हुआ था. किसने? लॉ ऑफ मास एक्शन ने यही बोला था. लॉ ऑफ मास एक्शन ने भैया यही बोला था कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ reactant. Concentration of what? Reactant. Kc is independent upon, Kc is dependent upon, Kc किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो हमने पढ़ा हुआ था. Kc डिपेंड करती है अपॉन व्हाट? अपॉन टेम्परेचर. Kc जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है अपॉन टेम्परेचर. ये सब याद रखना. जिनको नहीं पता वो भी सुन ले. खान, Kc जो है वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती. Kc डज नॉट depend upon pressure. क्या भैया? Kc does not depend upon concentration, pressure, concentration, volume, catalyst, etc. ये इन किसी पर भी डिपेंड नहीं करती. अच्छा, अगर डिपेंड करती है तो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सो Kc डिपेंड अपॉन ओनली अपॉन, Kc इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर. Kc सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. ये याद रखना. ठीक है जी. न कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, न प्रेशर पर डिपेंड करती है. सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर. अगला 10वां हमारा क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम अकर्स इन रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऑल रिएक्शन, नन ऑफ देम. तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इट ओनली इज द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस. तो हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन है अल्फ़ा. ये भी हमने पढ़ा हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इट इज़ द स्टेट ऑफ ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकती. क्लियर है भैया यहाँ तक? ओके है, ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ. 11वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं. एंड 11वां क्वेश्चन है पोटाश एलुम. कौन सा भैया? पोटाश एलुम इज अ डैश साल्ट. पोटाश एलुम इज अ डबल साल्ट. पोटाश एलुम कौन सा साल्ट है? पोटाश एलुम हमारे पास साल्ट, ये एक डबल साल्ट है. इसमें दो साल्ट मिले हुए हैं, पोटाशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट. इसे बोलते हैं पोटाश एलुम. तो पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? पोटाश एलुम बोलते हैं, जिसे आप लोग पटकड़े भी बोलते हो, पटकड़े. तो पोटाश एलुम कौन सा साल्ट है? याद रखना, ये डबल साल्ट है. कौन साल्ट है? डबल साल्ट. एक मोहर साल्ट, एक पोटाश एलुम. ये आप लोगों से पूछी जाती है, पोटाश एलुम एंड मोहर साल्ट, ये दोनों कौन से साल्ट हैं? दीज आर डबल साल्ट. 12वें की तरफ चलते हैं. एसिड्स ऑफ आरिनस आर सिमिलर टू द डैश एसिड. किस के एसिड्स आपस में सेम थे? अगर ये आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत कंसंट्रेट करवाया था. एसिड्स ऑफ आरिनस आर सिमिलर टू डैश एसिड्स. तो आरिनस के जो एसिड्स हैं, आरिनस के एसिड जो है वो सिमिलर है किसके साथ? लॉरी ब्रोंस्टेड के साथ. लॉरी ब्रोंस्टेड के एसिड जो है ये सेम होते हैं किसके साथ? आरिनस के साथ. ये काइंडली आप लोग सब याद रखिए. किसके साथ? आरिनस के साथ. और
लोरी ब्रोंसेट के जो बेसिस होते हैं, लोरी ब्रोंसेट के जो बेसिस होते हैं, लोरी ब्रोंसेट बेसिस आर सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू लेविस। ठीक है जी, याद रखना। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं आरिनस के एसिड किसके साथ मिलते हैं? तो आरिनस के एसिड मिलते हैं लोरी ब्रोंसेट के साथ। कैसे? फॉर एग्जांपल आरिनस का एसिड भी कौन था? HCl था, और लोरी ब्रोंसेट का एसिड भी कौन है? HCl है। हमने पढ़ा हुआ था दोनों में, लोरी ब्रोंसेट में भी यही पढ़ा था और आरिनस में भी ये पढ़ा था। प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन डोनर इज एसिड। H2SO4 भी दोनों में क्या है? दोनों में एसिड है। आरिनस में भी एसिड है और लोरी ब्रोंसेट में भी एसिड है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने भैया बहुत याद रखनी है, बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए कि लोरी ब्रोंसेट और आरिनस के एसिड्स आपस में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, याद रखना। ठीक है जी। और लोरी ब्रोंसेट के जो बेसिस होते हैं वो फिर किसके साथ कॉमन होते हैं? लेविस के साथ। क्लियर है? चले चलते हैं हमारे अपने टॉपिक की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ? द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज अल्फा। कौन सा आंसर सही है? अल्फा आंसर हमारा सही है। ये आंसर हमारा क्या है? ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 13 की तरफ चलते हैं बॉयज। 13 में हमारे पास आ रही है कि बेसिस ऑफ डैश थ्योरी आर कॉल्ड एज अल्कली। कौन सी थ्योरी है जिसके बेसिस को हम अल्कली बोलते हैं? वो कौन सी थ्योरी है एसिड बेसिस में जिनके बेसिस को हम अल्कली बोलते हैं? तो वो आरिनस थ्योरी है। याद रखना, आरिनस थ्योरी के बेसिस को हम बोलते हैं अल्कली। व्हाट डज मीन बाय अल्कली? अल्कली से मुराद है वाटर। सब सुन ले, व्हाट डज मीन बाय अल्कली? अल्कली मीन वाटर सॉल्यूबल बेस। वाटर सॉल्यूबल बेसिस को हम बोलते हैं अल्कली। तो अगर आप लोगों को याद हो, आरिनस थ्योरी में हमने यही पढ़ा था, आरिनस थ्योरी में हमने भैया यही पढ़ा था कि वो बेसिस जो पानी में हल होकर OH आन दे उसे हम बोलते हैं आरिनस बेसिस। और आरिनस बेसिस को हम क्या नाम दे सकते हैं? अल्कली। वाई दे आर कॉल्ड अल्कली? बिकॉज दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। क्लियर है भैया? ओके हैं। चले आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस 14 क्वेश्चन को अभी एक्सप्लेन करते हैं जरा शाबाश। A chemical substance which can change its color on changing in pH is called indicator। याद है कि नहीं याद है? डिफाइन करवाया हुआ था आप लोगों को मैंने कहा यही डिफिनेशन आएगा आप लोगों के एग्जाम में, आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स में, कि a chemical substance which can change its color on changing in pH is called what? is called इंडिकेटर। हर वो चीज़ जो pH के चेंज होने से अपना कलर चेंज करे उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। बफर तो कुछ और है, बफर तो वो चीज़ है जो pH को तब्दील होने नहीं देती। इंडिकेटर तो वो चीज़ है जो pH के तब्दील होने से कलर तब्दील करें, इसे हम बोलते हैं pH इंडिकेटर। इसका पूरा नाम है pH इंडिकेटर या एसिड बेस इंडिकेटर। pH इंडिकेटर, pH इंडिकेटर, or we can say acid base इंडिकेटर। फिर आप 12वीं की तरफ आते हैं। अब 15वीं की तरफ 15 क्वेश्चन हमारे पास है। pH हैज डैश रिलेशन विद बेसिक सोल्यूशन, बेसिक नेचर। हमने पढ़ा हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, जिनको नहीं पता वो सुन ले सब बॉयज, ध्यान दीजिएगा। बेसिक नेचर या बेसिसिटी या बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? pH। ये याद रखिए, जितना pH ज़्यादा होगा उतनी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, जितना pH क्या होगा? कम होगा, उतनी बेसिक नेचर क्या होगी? कम होगी। आप लोगों को पता है, अगर मैं बोलूँ एक सब्सटेंस है उसका pH 2 है और अगले सब्सटेंस का pH 7 है, बताएं कौन मोर बेसिक है? कौन सा इन दोनों सब्सटेंसेस में से कौन मोर बेसिक है? तो 7 वाला हमें मोर बेसिक है और
2 वाला हमारे पास क्या है, लेस बेसिक है, मतलब एसिडिक है। जितना pH कम उतनी एसिडिटी ज़्यादा, और जितना pH ज़्यादा उतनी बेसिक नेचर ज़्यादा। तो हम बोलेंगे जितना pH ज़्यादा उतना बेसिक नेचर ज़्यादा। तो हमें पता है कि pH हैज़ डायरेक्ट रिलेशन, कौन सा रिलेशन, pH हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद व्हाट, with basic nature. pH has direct relation with what, with basic nature. सोल्विंग की तरफ चलते हैं। as the number of hydroxide ion increases, जो ही एक सोल्यूशन में आप OH आयन बढ़ाते हो, the acidity increases or decreases, decreases, क्योंकि एसिडिटी और OH में आपस में कौन सा रिलेशन है, एसिडिटी और pH में, एसिडिटी और OH में आपस में इनवर्स रिलेशन है। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, टू द H आयंस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द OH आयन। ये हमने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन ले। एसिडिटी का H के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। H बढ़ाओगे एसिडिटी बढ़ेगी, H कम करोगे एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मगर OH के साथ इन्वर्स है, अगर OH बढ़ाओगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एज द OH आयन इंक्रीजेज द एसिडिटी व्हाट हैपन्स, एसिडिटी विल डिक्रीज, एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, which one is more as basic with respect to pH वैल्यू, pH वैल्यू के मुताबिक कौन मोर बेसिक है। तो मैंने आपको बताया था कि pH और एसिडिटी में आपस में कौन सा रिलेशन है, pH और एसिडिटी में आपस में, pH और बेसिक नेचर में आपस में डायरेक्ट है। जितना pH ज़्यादा होगा वो मोर बेसिक होगा। तो 13 वाला क्या है, मोर बेसिक है, क्योंकि जितना pH ज़्यादा उतनी बेसिक नेचर ज़्यादा, और जितना pH कम उतनी एसिडिक नेचर ज़्यादा। तो इसी वजह से हम बोलते हैं यहाँ पर कि जिसका pH ज़्यादा होगा उसकी बेसिक नेचर क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी बेसिक नेचर क्या होगी भैया, ज़्यादा होगी। इसी तरह हम 18वीं की बात करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द 18 वन, अगर हम 18वीं की बात करें तो 18वीं में हमारे पास क्या आ रही है, 18वीं में हमारे पास जो आंसर है वो ये है कि अ केमिकल सब्सटेंस विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू इज कॉल्ड बेस। जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करे वो बेस है। जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि अगर वो रेड को क्या कर दे, ब्लू में कन्वर्ट कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेस। जो रेड को ब्लू में कर दे वो बेस है। नेक्स्ट 19th में, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम क्रूड ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। क्या बोलते भैया, डिस्टिलेशन। आप लोगों को समझाया हुआ था कि क्रूड ऑयल जब ज़मीन से निकलती है, पेट्रोलियम जब निकलती है, उसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ग्रीस वगैरह उनसे अलग करते हैं किस फिनोमेना के थ्रू, डिस्टिलेशन, और उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एंड दैट इज इन नेचुरल गैस द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन गैस, मीथेन गैस की मिकदार नेचुरल गैस में कितनी फीसद होती है। तो यह तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ 80%। कितना भैया, 80 to 85% इसकी क्या होती है, परसेंटेज होती है इन नेचुरल गैस। किसकी परसेंटेज होती है, मीथेन की, और बाकी इसमें इथेन होती है, प्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है। तो ये थी भैया हमारी डिस्कशन रिगार्डिंग दी की ऑफ टेस्ट जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी 10th क्लास की। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी इंशाल्लाह इसी तरह सारे कीस और सारे चैप्टर इस तरह मैं हल करता जाऊंगा और आप लोगों के सामने शेयर करता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ आती जाए और आप लोग अंडरस्टैंड करते रहें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, द खुदाई पामान।